चलिए हम देखते हैं जीव विज्ञान के एनसीईआरटी क्लास 12 के इकाई 6 है। इसमें हम जनन के बारे में पढ़ेंगे। इस इकाई में हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसमें जीवों में जनन के बारे में जानेंगे। चैप्टर 2 में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। चैप्टर 3 में मानव जनन के बारे में और चैप्टर 4 में जनन स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। तो जनन के बारे में कुछ तथ्य देखते हैं। तो जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की गाथा या कहानी के सार या निचोड़ है। यद्यपि व्यष्टि जीवन का निश्चित रूप से अंत होता है, वहीं प्रजातियां लाखों वर्ष तक अस्तित्व में रहती है, जब तक कि उन्हें प्राकृतिक अथवा मानवोद्भवीन विलुप्ति के खतरे की आशंका नहीं होती। जनन एक प्रकार से जीव संबंधी प्रक्रियाओं का रूप ले लेता है जिसमें बिना प्रजातियां लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती। प्रत्येक व्यष्टि लैंगिक अथवा अलैंगिक साधनों का प्रयोग करते हुए अपनी संतति छोड़ जाती है और लैंगिक जनन की प्रक्रिया विधि नए रूप भेद को विकसित करने की सहायता होती है। अतः उत्तरजीवित लाभ की संभावनाएं बढ़ जाती है। यह इकाई जीवित जीवों में होने वाली जनन प्रक्रियाओं के सामान्य सिद्धांतों के बारे में जानकारी देते हैं तथा पुष्पी पादपों तथा मानवों में इस प्रक्रिया को उनमें संबंध उदाहरण सहित व्यापक रूप से समझाती है। मानव जनन स्वास्थ्य तथा जनन के जीव विज्ञान को समझने तथा जनन संबंधी बीमारियों से किस प्रकार बचाया जा सकता है, इस पर सापेक्ष से महत्वपूर्ण प्रस्तुत किया गया है। इस चैप्टर में हम देखेंगे। उसके बाद एक वैज्ञानिक है पंचन माहेश्वरी। तो इनका जन्म जयपुर यानी राजस्थान में नवंबर 1904 में हुआ था। वे केवल भारतवर्ष के ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के अत्यंत ही प्रतिष्ठित ख्याति प्राप्त वनस्पतिविद रहे हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से वह इलाहाबाद गए और जहाँ से उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। कॉलेज के दिनों से ही वह एक अमेरिकन मिशनरी अध्यापक डॉक्टर डब्ल्यू डजियन से प्रेरणा लेकर वनस्पति विज्ञान विशेष कर आकारिकी के अध्ययन में रुचि लेनी शुरू किया। और इनके शिक्षक ने एक बार अपने विचार को इस प्रकार व्यक्त किया कि यदि उनका कोई विद्यार्थी प्रगति करके उनसे भी ऊपर निकल जाता है तो उन्हें इससे अत्यधिक संतोष होगा। अध्यापक के इस शब्दों से पंचानन को प्रोत्साहन मिला और उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की। उन्होंने भ्रूण वैज्ञानिक पहलुओं पर कार्य किया तथा वर्गीय में भ्रूण वैज्ञानिक लक्षणों के उपयोग में लोकप्रिय किया और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विभाग की स्थापना की। यह विभाग आज उत्तक संवर्धन तथा भ्रूण विज्ञान में अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्रक है और उन्होंने अपरिपक्व भ्रूण के कृत्रिम संवर्धन पर कार्य प्रारंभ करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। और इन दिनों उत्तक संवर्धन ने विज्ञान के क्षेत्र में ऐतिहासिक घटना का रूप ले लिया और टेस्ट डब्लो यानी परख नली निषेचन तथा अंतः अंडाशयी परागण पर इस कार्य के कारण विश्व भर में इनकी जय जयकार हुई और रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में इन्हें फेलोशिप, इंडियन साइंस एकेडमी तथा अन्य उत्कर्षक संस्थाओं ने इन्हें सम्मानित किया। उन्होंने सामान्य शिक्षा को प्रोत्साहन किया तथा स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोग दिया और एनसीईआरटी ने वर्ष 1964 में हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए विश्वविद्यालय की पहली पुस्तक इन्हीं के नेतृत्व में प्रकाशित किया। पहला चैप्टर है। चैप्टर में देखें जीवों में जनन। इसमें हम लैंगिक जनन और लैंगिक जनन और उसके बाद लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकते हैं। जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल उस जीव की जीवन अवधि को निरूपित करता है। और चित्र 1.1 में कुछ जीवों की जीवन अवधि दिखाई गई है। बहुत से अन्य जीवों के चित्र प्रस्तुत किए गए हैं और इन चित्रों को देखकर इनके बारे में पता लगाइए कि रिक्त स्थान में आपको उनकी जीवन अवधि के बारे में लिखना है। और चित्र 1.1 में निरूपित जीव की जीवन अवधि का परीक्षण कीजिए। क्या यह दोनों वो बातें रोचक एवं कौतूहलपूर्ण होती नहीं है कि यह अवधि कम से कम एक दिन या फिर अधिक से अधिक कुछ हजार वर्ष हो सकती है। इन दिनों चरम सीमाओं के मध्य अधिकांश जीवित जीवों की जीवन अवधि बनी रहती है। आप शायद इस बात पर ध्यान देंगे कि किसी जीव को जीवन अवधि का आवश्यक रूप से आकार यानी उसकी साइज से संबंध नहीं है। कौवा और तोता के आकार में कोई अंतर नहीं होता, फिर भी इन दोनों के जीवों के अवधि में बहुत ही अंतर होता है। ठीक इसी प्रकार से आम के वृक्षों की जीवन अवधि पीपल के वृक्षों की तुलना में बहुत कम होती है। जीवन अवधि भले ही कितनी हो परंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु सुनिश्चित है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि एक जीव कोशिकीय जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। हम
क्यों कहते हैं कि एक कोशीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। इस वास्तविकता को जानते हुए क्या आपको आश्चर्य नहीं होता है कि हजारों वर्षों से पृथ्वी पर पादपों तथा पशु पक्षियों की विभिन्न स्पीसीज यानी प्रजातियों की विशाल संख्या विद्यमान है। जीवित जीवों में कुछ प्रक्रिया अवश्य ही ऐसी है जिनमें से यह निरंतरता सुनिश्चित होती है। हाँ, यह हम जानने का उल्लेख कर सकते हैं जिसमें हम निश्चित मानते हैं। उसके बाद जीवों में जनन को यह एक जीव विज्ञानीय प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव यानी संतति को जन्म देता है और संतति में वृद्धि होती है, उनमें परिपक्वता आती है तथा उनके बाद वह नई संतति को जन्म देती है। इस प्रकार जन्म वृद्धि तथा मृत्यु चक्र चलता रहता है। जनन प्रजाति में एक पीढ़ी से बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनती रहती है। आप बाद में अध्याय 5 में आनुवंशिकता और विविधता के सिद्धांत में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार आनुवंशिक विविधता जनन के दौरान सृजित या वंशागत होती है। जीव विज्ञानीय संसार में व्यापक विविधता पाई गई है और प्रत्येक जीव अपने को बहुगुणित करने तथा संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी ही विधि विकसित करता है। और जीव किस प्रकार से जनन करता है, उसके वशा, उसके आंतरिक शरीर क्रिया विज्ञान तथा अन्य कई कारक समूह रूप से उत्तरदायी है। जनन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है जो एक अथवा दो जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित रहती है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक यानी गैमेट निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो तो वह जनन अलैंगिक कहलाता है। अब जब दो जनक यानी विपरीत लिंग वाले जब दो जनक जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग्मक यानी गैमीट में युग्म होता है तो यह लैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन के बारे में देखें तो इस विधि में एक जीव यानी एक जनन संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इससे के परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप नहीं होती बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है। क्या यह संतति आनुवांशिक रूप से ही एक समान अथवा भिन्न होती है? आकारिकीय तथा आनुवांशिक रूप से एक सामान्य जीवों के लिए क्लोन शब्द की रचना की गई है। आइए जीवों के विभिन्न वर्गों के मध्य पाए जाने वाले अलैंगिक जनन के विस्तृत रूप से अध्ययन करें। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव, पादप तथा जीव यानी अपेक्षाकृत साधारण जीव आदि में पाए जाते हैं। अप्रजीव तथा एक केंद्रीय जीव यानी प्रोस्टिस्टा एवं मोनेरा में जनक कोशिका दो में से विभक्त होकर नए जीवों का जन्म देती हैं। अतः इन जीवों में कोशिका विभाजन का प्रकार में जनन की क्रिया विधि और बहुत से एकल कोशिका जीव द्विखंडन से उत्पन्न होती है जिनमें एक कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है तथा प्रत्येक भाग एक वयस्क जीवों के रूप में तीव्रता पूर्वक वृद्धि कर सकता है जैसे अमीबा, पैरामेशियम आदि हैं। और इष्ट में यह विभाजन एक समान नहीं होता तथा छोटी कलिकाएं उत्पन्न होती है जो प्रारंभ में तो जनक कोशिका से जुड़ी होती है और बाद में अलग होकर इष्ट जीव में परिपक्व हो जाती है। पंजाई जगत के सदस्य तथा साधारण पादप जैसे शैवाल विशेष अलैंगिक जननीय संरचनाओं द्वारा जनन करते हैं और इन संरचनाओं में अत्यंत ही सामान्य संरचनाएं अलैंगिक चल बीजाणु यानी जूओस्पोर्स है जो सामान्य सूक्ष्मदर्शी चलनशील संरचनाएं होती है। अन्य समान अलैंगिक जनन संरचनाएं कोनिडिया यानी पेनिसिलियम, कलिका यानी हाइड्रिया तथा जेमियोल यानी स्पंज होते हैं। और क्लास हमने 11 में हम पढ़ा था कि पादपों के कायिक जनन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और आपके क्या विचार है कि कायिक जनन किस प्रकार का लैंगिक जनन है और आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि क्या क्लोन शब्द कायिक जनन से उत्पन्न संतति के लिए उपभोज्य है जबकि जंतुओं तथा अन्य साधारण जीवों में अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से तथा पादपों में इस शब्द का प्रयोग निरंतर किया जाता है। पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई जैसे ऊपरी भूस्ताहरी यानी सर, प्रकंद यानी सरजोम, अनुशकर कंद, बल्ब, भूस्तरी यानी ऑफसेंट और सभी नई संतति को पैदा करने का सामर्थ्य रखते हैं और ये संरचनाएं कायिक प्रवर्धन कहलाती है। और चूंकि इन संरचनाओं के निर्माण में दो जनक भाग नहीं लेते अतः यह अलैंगिक जनन होती है। और अपने निश्चित तौर पर जलाशयों की महाविपरीत
यानी वाटर हायासिंथ अथवा बंगाल के आंतक के बारे में अवश्य सुना होगा। यह कुछ भी नहीं बल्कि जलीय पादप वाटर हायासिंथ है और जो ठहरे जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला खरपतवार है और यह जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियां मर जाती हैं। और आप इसके बारे में और अधिक अध्ययन करेंगे, अध्याय 13 और 14 में पढ़ेंगे इसके बारे में। आपको जानकर रोचक लगा होगा कि इस पादप का भारतवर्ष में आगमन मात्र उसमें सुंदर आकार के पुष्प तथा पत्तियों के कारण हुआ, और यद्यपि यह कायिक प्रवर्धन दुग्र गति से कर सकता है और अल्प समय से ही संपूर्ण जलाशय पर फैल जाता है, अतः और अपने आप से जलाशय को ढक देता है और इससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन होता है। क्या आप इस तथ्य से परिचित हैं कि आलू, गन्ना, केला, अदरक, डहेलिया जैसे पादपों की खेती किस प्रकार होती है? क्या आपने आलू के कंद पर स्थित कली का, जिसे आँख भी हम कहते हैं, उससे और केले तथा अदरक के प्रकंद से नाना सा पादप निकलता हुआ देखा है? जब आप ध्यानपूर्वक उपयुक्त सूचीबद्ध पादपों में से विकसित होने वाली पादपों को यानी प्लांटलेट्स की उत्पत्ति स्थानों का निर्धारण करने का प्रयत्न करेंगे, तब आप पाएंगे कि यह अधिकतर इन पादपों के रूपांतरित स्तंभों में उपस्थित प्रवसंधियों यानी नोडस से उत्पन्न होती है। जब यह पर्वसंधियां नमीयुक्त मृदा अथवा जल के संपर्क में आती है, तब इनमें मूल यानी रूट्स अथवा नए पादप उत्पन्न होते हैं। ठीक इसी प्रकार पत्थर चट्टा यानी ब्रायोफिल्म की पत्तियों में कटे किनारों से अपरिस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती हैं और माली लोग तथा किसानों पादपों के इस गौण सामर्थ्य का पूरा लाभ उठाते हुए ऐसे पादपों को बड़े पैमाने पर प्रवर्धन करते हैं। ध्यान देने योग्य यह रोचक बात है कि अपेक्षाकृत साधारण जीवों में अलैंगिक जनन ही जनन की सामान्य विधि है, जैसे कि शैवाल तथा फंजाई, और ये प्रतिकूल परिस्थितियों के आरंभन से पूर्व जनन के लैंगिक विधि की ओर बढ़ती लगती है। यह पता करें कि किस प्रकार लैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में इन जीवों को जीवित रहने में सहायता करता है। लैंगिक जनन जैसी परिस्थितियों में सफलतापूर्वक क्यों संपन्न होती है और उच्च श्रेणी के पादपों में दोनों विधियां अलैंगिक तथा लैंगिक द्वारा जनन देखा गया है, और दूसरी ओर अधिकांश जंतुओं में जनन की केवल लैंगिक विधि ही क्यों है। उसके बाद देखें लैंगिक जनन के बारे में देखें तो लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव अथवा अभिमुख यानी विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मक यानी गेमीटों का निर्माण शामिल है, और यह युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण होता है। यह अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत, जटिल तथा धीमी प्रक्रिया है। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह अपने जनकों के अथवा आपस में भी समरूप नहीं होती है। पादप जंतु अथवा फंजाई जैसे वैविध्यपूर्ण जीवों के अध्ययन से पता चलता है कि यद्यपि यह बाह्य आकारिकी, आंतरिक संरचनाओं और शरीर क्रिया विज्ञान में एक दूसरे से अलग है, परंतु जब यह लैंगिक प्रजनन के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं तब वह एक जैसे पर्यटन को अपनाते हैं। यह एक आश्चर्य की बात है। और आइए सबसे पहले उन सामान्य विशिष्टताओं पर चर्चा करें जो इन विविध जीवों में सामान्य हैं। सभी जीव अपने जीवन के वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं और इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। वृद्धि का यह काल किशोर अवस्था की प्रवस्था कहलाता है। पादपों में यह कायिक प्रवस्था कहलाती है। यह प्रवस्था विभिन्न जीवों में अलग अवधि की होती है। किशोरावस्था या कायिक प्रवस्था की समाप्ति ही जनन प्रवस्था का आरंभ है, और इस प्रवस्था को उच्च पादपों में आसानी से तब देखा जा सकता है जब उनके पुष्प आने लगते हैं। गेंदा, धान, गेहूं, नारियल, आम आदि पेड़ों पर पुष्प लगने में कितना समय लगता है? कुछ पादपों में पुष्पीकरण एक से अधिक बार होता है। तब इस अंतर पुष्पन की अवधि को क्या कहेंगे? किशोरावस्था या वयस्कता। आप अपने क्षेत्र में लगे कुछ वृक्षों का निरीक्षण कीजिए और क्या प्रति वर्ष इन वृक्षों पर उसी माह में पुष्प लगते हैं जिस माह में पिछले वर्ष लगे थे? आप ऐसा क्यों
सोचते हैं कि आम, सेब, कटहल आदि जैसे फल मौसमी होते हैं। क्या कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें वर्ष भर पुष्पीकरण होता रहता है तथा कुछ में तो मौसम के आधार पर पुष्प निकलते हैं। पादप वार्षिक तथा द्विवार्षिक किस्मों के होते हैं और यह भी स्पष्ट कायिक जनन तथा जीर्यमान प्रवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं, परंतु बहुवर्षीय जातियों में इन प्रवस्थाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कठिन है। कुछ पादप असामान्य रूप से पुष्पीकरण की क्रियाविधि को प्रदर्शित करते हैं। इनमें से कुछ उदाहरण है, जैसे कि बांस की जाति के पादप अपने पूरे जीवन काल में सामान्य 50 से 100 वर्षों के बाद केवल एक बार पुष्प पैदा करता है। परिणाम स्वरूप एक बड़ी संख्या में फल उत्पन्न होता है और मर जाते हैं। और एक अन्य पादप एस्टोबिलेंस कोनिये आना है, और यानी ये नीला कुरेंजी है, वो 12 वर्ष में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। आप में से अधिकांशतः यह जानते होंगे कि इस पादप में सितंबर से अक्टूबर 2006 के दौरान इतने पुष्प पैदा किए कि जिससे के परिणाम स्वरूप केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के किनारे पर पुष्पों का कालीन सा बिछाई दिखाई पड़ा, और जिस दृश्य से सैलानियों की एक बहुत बड़ी संख्या इनकी ओर आकर्षित हुई। अधिकतर प्राणियों की किशोरावस्था की समाप्ति इनके प्रजनन व्यवहार के पूर्ण उनकी शारीरिक एवं आकारिकी के बदलाव से प्रकट होती है। विभिन्न जीवों में जनन प्रवस्था अभी विविध अवधि की होती है। क्या आप मानव में पाए जाने वाले परिवर्तनों की एक सूची तैयार कर सकते हैं जिनसे जनन परिपक्वता का पता लग सके? प्राणियों में उदाहरणतः पक्षी क्या वर्ष भर अंडे देते हैं, अथवा क्या यह किसी मौसम में संबंधित घटनाक्रम से? मेढक और छिपकली में ये प्रक्रिया कैसे होती है? आप देखेंगे कि प्रकृति में रहने वाले पक्षी केवल विशेष मौसम के आने पर ही अंडे देते हैं, या फिर संरक्षण में रखे जाने वाले पक्षी जैसे कि एक कुक्कुट फॉर्मस में यानी मुर्गे में वर्ष भर अंडे देने की क्षमता उत्पन्न की जा सकती है। ऐसे मामलों में अंडे देने का कार्य मामले में अंडे देने के कार्य जनन क्रिया से संबंधित न होकर इसकी बड़े पैमाने पर व्यवहार के लिए उत्पत्ति है, जो मात्र मानव कल्याण का ही कहा जा सकता है। और जनन प्रवस्था के दौरान अपरास्तनी मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रीय तथा सहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं। नॉन पाइमेंट स्तनधारियों जैसे गाय, भेड़, चूहों, हिरन और कुत्ता, चीता आदि में जनन के दौरान ऐसे चक्रीय परिवर्तन देखे गए हैं। इन्हें मध्य चक्र यानी ओस्ट्रस साइकिल कहते हैं। और जबकि प्राइमेटो यानी बंदर, एप्स, मनुष्य में यह ऋतुस्राव चक्र कहलाते हैं। अधिकांश स्तनधारियों विशेषकर से जो प्रकृति रूप में वनों में रहते हैं अपने जनन प्रवस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में से ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं, और इसी कारण इन्हें ऋतुनिष्ठ अथवा मौसमी प्रजनक कहते हैं। अधिकांशतः स्तनधारी अपने पूर्ण जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं, और इसी कारण इन्हें सतत प्रजनक कहते हैं। और इस तथ्य के सभी परिचित है अब कि हम सभी आयु में बढ़ते हैं, यानी यदि हम लंबी आयु तक जीवित रहें तो, परंतु वृद्धि होने का अर्थ यह है कि प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता या वृद्धावस्था के मापदंड के रूप में माना जा सकता है। शरीर में जीवन की अवधि के अंतिम चरण में सहवर्ती परिवर्तन जैसे कि उपापचयों का मंद गति से होने लगता है। वृद्धावस्था अंततः मृत्यु तक ले जाता है। पादप तथा प्राणियों दोनों में ही तीनों प्रवस्थाओं के बीच संक्रमण के लिए हार्मोन उत्तरदायी पाए जाते हैं, और हार्मोन तथा कुछ विशेष पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर क्रियाएं जीवों की जनन क्रियाओं तथा व्यवहारिक अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करता है। लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं के बारे में देखें। परिपक्वता अवस्था प्राप्त करने के पश्चात सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव कुछ घटनाएं एवं प्रक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं जिनमें महत्वपूर्ण मूलभूत समान होती है। यद्यपि लैंगिक जनन से संबंध संरचनाएं जीवों में एकदम भिन्न होती है। यद्यपि विस्तृत एवं जटिल होने के बावजूद जीवों में लैंगिक जनन की घटनाएं एक नियमित क्रम का अनुपालन करती है। लैंगिक जनन एक प्रजाति के नर एवं मादा द्वारा उत्पन्न युग्म यानी युग्मनज निषेचन तथा भ्रूणद्भव है, और उसके द्वारा व्यष्टिकृत होता है। सुविधा के लिए क्रमबद्ध घटनाओं को 3 भिन्न अवस्थाओं यानी निषेचन पूर्व, निषेचन तथा निषेचन पश्चात से विभक्त किया जा सकता है। उसके बाद देखें निषेचन पूर्व घटनाएं के बारे में।
तो इसके अंतर्गत युग्मों के संयोजन से पूर्व ही सारी घटनाएं सम्मिलित होती हैं। निषेचन पूर्व की दो प्रमुख घटनाएं युग्मनक जनन यानी युग्मनक जनन जैसे यानी इसके कहते हम गैमेटोजेनेसिस तथा युग्मक स्थानांतरण यानी गैमेटो ट्रांसफर है। युग्मक जनन के बारे में देखें, जैसे कि आप जानते हैं कि युग्मक जनन नर तथा मादा दो प्रकार के युग्मकों की गठन प्रक्रिया के संदर्भित करता है और युग्मक एक प्रकार से अगुणित कोशिकाएं होती है और कुछ सवालों में तो दो युग्मक देखने में एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं और इसी कारण वह समयुग्मकीय यानी या समयुग्मक कहते हैं, क्योंकि इनकी एक रूपता के कारण हम इन्हें नर तथा मादा युग्मकों के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते। हालांकि अधिकतर लैंगिक प्रजनक जीवों द्वारा आकारी के रूप में स्पष्ट दो प्रकार के जैसे विषम युग्मक पैदा किए जाते हैं। इस प्रकार के जीवों में नर युग्मकों के पुरमरु या शुक्राणु कहते हैं और जबकि मादा युग्मकों को अंड तथा डिंब कहते हैं। जीवों में लैंगिकता देखें, सामान्य जीवों में लैंगिक जनन के दौरान दो विशिष्ट समष्टियों के युग्मकों से युग्मन होता है, परंतु यह हम सादा के लिए सत्य तथ्य नहीं है। यद्यपि आप इन क्लास 11 के उदाहरण का स्मरण करें तो क्या स्वतः निषेचन की प्रक्रिया को पहचान सकेंगे। यद्यपि पादपों में इसके उदाहरण प्रस्तुत करना आसान है। पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती है, परंतु जब एक ही पादप में दोनों नर तथा मादा जनन संरचनाएं पाई जाए तो वह द्विलिंग अथवा जब वह भिन्न पादपों पर हो तो एक लिंग कहलाता है। बहुत सी फंजाइन तथा पादपों में द्विलिंग स्थिति को उल्लेखित करने के लिए उभय लिंगाश्री तथा समथैलेसी शब्द का प्रयोग करते हैं और एक लिंगता के स्थिति को उल्लेखित करने के लिए एक लिंगाश्री तथा विषम थैलेसी शब्द प्रयुक्त करते हैं। पुष्पीय पादपों में एक लिंगी नर पुष्प पुंकेसरी होता है, अर्थात पुंकेसरी यानी परागकण वहन करने वाला, जबकि मादा पुष्प स्त्री केसर अर्थात स्त्री केसर अर्थात स्त्री केसर धारण करते हैं। अब कुछ पुष्पी पादपों में एक अकेला पादप उभय लिंगाश्री यानी नर तथा मादा दोनों लिंग हो सकते हैं और इनमें पैदा होने वाले पुष्प एक लिंगी तथा द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं, जबकि मादा पुष्प स्त्री केसर अर्थात स्त्री केसर धारण करता है। उभय लिंगाश्री पादपों के कुछ उदाहरण कुरकट बीटू तथा नारियल वृक्ष है, जबकि पपीता तथा खरबूज एक लिंगाश्री के उदाहरण है और उन युग्मक प्रकारों के नाम लिखे जो पुंकेसरी एवं स्त्री केसर पुष्पों से बनते हैं। अब इस प्रकार के प्राणियों में क्या होता है, क्या सभी प्रजातियों की व्यष्टि में नर अथवा मादा यानी एक लिंग पाए जाते हैं अथवा जिनमें दोनों लिंग एक ही प्राणी में पाए जाते हैं, त्रिलिंगी एक ही प्राणी में पाए जाते हैं। आप संभवतः उनके एक लिंगीय प्रणाली प्रजातियों की सूची बना सकते हैं। प्राणियों में केचुए, स्पंज और उसके बाद टेपवर्म तथा जोक द्विलिंगीय प्रजातियों के प्रारूपिक उदाहरण है। इनमें से नर तथा मादा जनन अंग दोनों ही एक प्राणी में पाए जाते हैं और तिलचट्टा में एक लिंगी प्राणी का उदाहरण है। और उसके बाद युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन के बारे में देखें। सभी विषम युग्मकीय प्रजातियों में युग्मक प्रायः दो प्रकार के होते हैं, जो नर तथा मादा कहलाते हैं। युग्मक अगुणित होते हैं, चाहे उनके जनक जिससे वह उत्पन्न होते हैं वह अगुणित हो अथवा द्विगुण हो क्योंकि न हो। और युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन देखिए। सभी विषम युग्मक प्रजातियों में युग्मक प्रायः दो प्रकार के होते हैं, जो नर तथा मादा कहलाते हैं और युग्मक अगुणित होते हैं, चाहे उनके जनक जिससे वह उत्पन्न हुए हैं वह अगुणित हो अथवा द्विगुणित ही क्यों और न हो। एक गुणित जनक सूची विभाजन के द्वारा युग्मक उत्पन्न करते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि जो जीव अगुणित होते हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन कभी भी संपन्न नहीं होता। उस सवाल के जो चक्र के चार्ट को ध्यान से देखें जिसे आपने क्लास 11 में चैप्टर 3 में देखा था और ताकि आपको उपयुक्त उत्तर मिल सके। बहुत से जीव जिसका संबंध मेनेरा, फंजाइन, शैवाल तथा बायोफाइट से है और वह अगुणित पादपकाय होते हैं और वे जीव जिनका संबंध टेरिडोफ्राइटा और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तथा अधिकांश प्राणी जिनमें मनुष्य भी शामिल है उनकी
की जन्य काय द्विगुणित होती है। यह स्पष्ट हो चुका है कि अर्धसूत्री विभाजन जो न्यायिकारी विभाजन है और जहाँ द्विगुणित काय अगुणित युग्मों को उत्पन्न करता है। द्विगुणित जीवों में अर्धसूत्री कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से होकर गुजरती है। अर्धसूत्री विभाजन के अंत में गुणसूत्रों का केवल एक सेट प्रत्येक युग्मक से नियमित होता है। 1.1 का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा जीवों में द्विगुणित एवं अगुणित गुणसूत्रों की संख्या को भरें। और क्या आपको यह अर्धसूत्री अर्धसूत्राणु और युग्मकों के गुणसूत्र के बीच कोई संबंध दिखाई पड़ता है। उसके बाद देखें युग्मक स्थानांतरण के बारे में देखें। इसके निर्माण के पश्चात नर तथा मादा युग्मक कायिक रूप में एक दूसरे के निकट आते हैं और ताकि युग्मक निषेचन की क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो जाती है। क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं होता है कि युग्मक आपस में कैसे मिलते हैं? अधिकतर जीवों में नर युग्मक चलनशील तथा मादा चल तथा स्थानबद्ध होते हैं और कुछ फंजाई और शैवाल में साधारण रूप से दोनों किस्मों के युग्मक चलनशील होते हैं और इन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिसमें होकर नर युग्मित गति करता है। अधिकांश साधारण पादपों जैसे शैवाल, बायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में जल के माध्यम होता है जिसमें होकर युग्मकों का स्थानांतरण संपन्न होता है। नर युग्मकों की एक बहुत बड़ी संख्या यद्यपि मादा युग्मक तक पहुंचने में असमर्थ होती है, तथापि परिवहन के दौरान नर युग्मकों की हानि को पूरा करने के लिए नर युग्मक मादा युग्मकों के तुलना में कई हजार गुना अधिक संख्या में पैदा होता है। बीजीय पादपों में परागकण नर युग्मकों के वाहन के रूप में कार्य करते हैं तथा अंडप में अंड होते हैं और परागकण परागकोश से उत्पन्न होते हैं। अतः निषेचन परागकोश में उत्पन्न होते हैं। अतः निषेचन संपन्न होते हैं और उससे पहले ही वह परागकण वर्गीकाग्र में स्थानांतरित हो जाना चाहिए। और द्विलिंगीय में स्वतः निषेचनीय पादप जैसे मटर में परागकणों का वर्गीकाग्र पर स्थानांतरण अपेक्षाकृत सरल होता है क्योंकि इनमें परागकोश तथा वर्तिकाग्र एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और परागकण जैसे ही झड़ने लगते हैं उसके तुरंत बाद वे वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं। पर परागणित पादपों में जिसमें एक लिंगाश्री पादप में शामिल है उसमें इस विशिष्ट घटना को परागकण यानी पोलिनेशन कहते हैं और इसमें वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण सुगमतापूर्वक संपन्न हो जाता है। परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं तथा परागनली नर युग्मकों को अपने साथ लेती हुई अंडप के भीतर प्रवेश कर जाती है और अंड के पास नर युग्मकों को अपने से बाहर निकाल देती है। और एक लिंगाश्री प्राणियों में चूंकि नर तथा मादा युग्मक भिन्न व्यष्टि यानी जीवों में बनते हैं और ऐसे में जीव को युग्मकों का स्थानांतरण के लिए एक विशेष प्रकार की क्रिया विधि विकसित करनी पड़ती है। लैंगिक जनन में इस सर्वाधिक विशिष्ट घटना के लिए निषेचन हेतु सफलतापूर्वक स्थानांतरण तथा युग्मकों का साथ साथ आना अनिवार्य होता है। निषेचन के बारे में देखें तो लैंगिक जनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं रोमांचक घटना संभवतः युग्मक का युग्मन हो और यह प्रक्रिया युग्मक संलयन यानी एनुसाइन गेमी कहलाती है जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मक यानी जाइगोट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के लिए निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन का बहुधा प्रयोग किया जाता है। यद्यपि युग्मक संलयन तथा निषेचन शब्दों का प्रयोग बहुत होता रहता है, हालांकि ये एक दूसरे के पूरक हैं, परंतु तब क्या होगा यदि युग्मक संलयन संपन्न ही न हो पाए। हालांकि कुछ जीवों में जैसे ही रोटी फर्श में मधुमक्खियों और यहाँ तक कि कुछ छिपकलियाँ तथा पक्षी आदि में बिना निषेचन अर्थात नर युग्मक के युग्मन के बिना ही मादा युग्मक नए जीव के निर्माण हेतु विकसित होने लगता है। इस प्रकार की घटना अनिषेचक जनन यानी पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है। और युग्मक संलयन कहाँ संपन्न होती है देखें तो अधिकतर जलीय जीवों में जैसे अधिकतर शैवालों तथा मछलियों और यहाँ तक कि जल स्थल जड़ प्राणियों के युग्मक संलयन बाहरी माध्यम यानी जल में अर्थात जीव के शरीर के बाहर संपन्न होती है। इस प्रकार के युग्मक संलयन को बाह्य निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और बाह्य निषेचन करने वाले जीव दो लिंगों में व्यापक समकालिकता प्रदर्शित करते हैं तथा बाहरी माध्यम यानी बाहरी जल युग्मक संलयन
संलयन के अवसर को बढ़ाने के लिए काफ़ी संख्या में युग्मक निर्मुक्त करते हैं। ऐसे बौने फिश एवं मेढकों में होता है जहाँ भारी संख्या में संतानें पैदा होती है, परंतु इनमें सबसे बड़ी कमी यह है कि इनकी संतानें शिकारियों का शिकार होने जैसे नाजुक स्थिति से गुजरते हैं और वयस्क होने तक उनकी उत्तरजीविता काफ़ी जोखिमपूर्ण होती है। बहुत सारे स्थलीय जीवों में जैसे कि फंजाई उच्च श्रेणी के प्राणी है जैसे सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी एवं अधिकतर पादप यानी बायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म से युग्मक संलयन जीव शरीर के भीतर संपन्न होता है। वजह यह प्रक्रिया अंतःतारिक निषेचन यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाती है और इन सभी जीवों में अंडे की रचना मादा के शरीर के भीतर होता है जहां पर वह नर युग्मक से संगलित कर जाते हैं और आंतरिक निषेचन प्रदर्शित करने वाले जीवों में नर युग्मक चलनशील होते हैं और उन्हें अंडे के साथ युग्मन करने के लिए अंडे तक पहुंचना होता है और इस प्रक्रम हेतु जो शुक्राणु पैदा होते हैं उनकी संख्या विशाल होती है, परंतु जो अंडे उत्पन्न होते हैं उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है और बीजीय पादपों में यद्यपि अचलनशील नर युग्मक पराग नली द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। उसमें निषेचन पश्च घटनाएं देखें तो लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के पश्चात ही युग्मनज का निर्माण होता है और यही पश्च निषेचन घटनाएं कहलाती है। युग्मनज के बारे में देखें, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में सर्वव्यापी है और बाह्य निषेचन करने वाले सभी जीवों में युग्मज का निर्माण बाह्य माध्यम में प्रायः जल में होता है, जबकि वह जीव जिसमें आंतरिक निषेचन होती है उनके शरीर के भीतर युग्मनज की संरचनाएं होती है। युग्मनज के आगे का विकास जीवों के अपने जीवन चक्र तथा वहाँ के पर्यावरण पर निर्भर करती है। फंजाई एवं शैवाल से संबद्ध जीवों में युग्मनज एक मोटी भित्ति को विकसित करते हैं जो उनकी शुष्कन तथा क्षति से रक्षा करती है। यह अंकुरन से पूर्व काफी समय तक विश्रांति काल में रहते हैं। द्विगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में यह युग्मनज अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर अगुणित अंडाणुओं का निर्माण होता है और जो अगुणित व्यष्टि के रूप में वृद्धि करता है। आप अपने क्लास 11 के पुस्तक में पढ़ा था कि और उसमें पता लगा इसके बारे में कि द्विगुणित तथा समगुणित गुणितक हैप्लोडिप्लोनेटिक जीव चक्र वाले जीवों में युग्मनज किस प्रकार से विकसित करता है और युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है जो प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। प्रत्येक लैंगिक प्रजनन जीव यहाँ तक कि मानव जीव की शुरुआत एक एकल कोशिका युग्मनज के रूप में होती है। उसके बाद देखें भ्रूणोद्भव के बारे में देखें तो भ्रूणोद्भव युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। भ्रूणोद्भव के दौरान युग्मनज कोशिका विभाजन यानी समसूत्रण का कोशिका विभेदीकरण से गुजरता है। भ्रूण विकास के दौरान जहां कोशिका विभाजन से कोशिकाओं के संख्या में वृद्धि होती है वहां कोशिका विभेदीकरण से कोशिकाओं के समूह एक निश्चित रूपांतरण से गुजरकर विशेषीकृत ऊतकों एवं अंगों की रचना करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जीव का निर्माण होता है। आप पिछली कक्षाओं में कोशिका विभाजन तथा विभेदीकरण की प्रक्रिया के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। प्राणियों को अंड प्रजक तथा सजीव प्रजक श्रेणियों में विभक्त किया गया है जो इस तथ्य पर आधारित है कि युग्मनज में मादा जनन के शरीर के बाहर विकास किया गया है तथा भीतरी अर्थात उसका जन्म निषेचित या अनिषेचित अंडों के द्वारा हुआ अथवा शिशु के रूप में प्रसव से जन्म हुआ। अंड प्रजक प्राणियों जैसे कि सरीसृप वर्ग तथा पक्षी आदि के द्वारा पर्यावरण के सुरक्षित स्थान पर निषेचित अंडे दिए जाते हैं जो कठोर कैल्शियम युक्त कवक से ढके होते हैं और जो एक निश्चित निवेशन अवधि के पश्चात स्फुटन द्वारा नए शिशु के जन्म देते हैं। और जबकि दूसरी ओर सजीव प्रजक जीवों में यानी अधिकतर स्तनधारियों जिसमें मानव भी शामिल है उसमें मादा जीव के शरीर के भीतर युग्मनज विकसित होकर शिशु का विकास करता है और एक निश्चित अवधि एवं विकास के चरणों को पूरा करने के बाद मादा जीव के शरीर से प्रसव द्वारा पैदा किए जाते हैं। भ्रूणीय सही देखभाल तथा संरक्षण के कारण सजीव प्रजक जीवों के उत्तक जीवित रहने के
सुअवसर बढ़ जाता है। पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। निषेचन के पश्चात पुष्प के बाह्य दल पंखुड़ी तथा पुंकेसर मुरझा कर झड़ जाते हैं। और क्या आप एक ऐसे पादप का नाम बता सकते हैं जिसमें बाह्य दल पुष्प से जुड़े रहते हैं? यद्यपि स्त्री केसर पादप से जुड़ा रहता है, युग्मनज भ्रूण में तथा बीजांड बीज में विकसित होता रहता है। अंडाशय फल के रूप में विकसित होती है जो आगे चलकर फल की भीति का निर्माण करती है और इससे फल भीति कहते हैं। और इसका कार्य फल को सुरक्षा प्रदान करना है। और चित्र 1.8 में इसको दिया गया है, ये है। और उसके बाद विकिरण के पश्चात बीज अंकुरण परिस्थितियों के आने पर अंकुरित होता है तथा नए पादप को जन्म देता है। उसके बाद सारांश के बारे में देखें तो जनन एक प्रजाति को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहने योग्य बनाता है। और जीवों के जनन को व्यापक रूप में 2 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अंतर्गत युग्मक का निर्माण अथवा युग्मकों का युग्मन शामिल नहीं है। और ऐसे जीव जिसके शरीर की संरचना अपेक्षाकृत साधारण होती है उसमें यह सामान्य रूप से पाए जाते हैं, जैसे कि कवक, शैवाल तथा कुछ अकशेरुकी प्राणी है। अलैंगिक प्रजनन द्वारा निर्मित संतति एक समान होती है और इन्हें कलोन भी कहा जा सकता है। अधिकांशतः शैवाल तथा कवकों में चल बीजाणु, कोनिडिया आदि सामान्य अलैंगिक संरचनाएं होती हैं। मुकुलन तथा झिमुल निर्माण प्राणियों में सामान्य अलैंगिक विधि देखी गई है। उसके बाद प्रकृति जीव तथा एक कोशिकीय जीव जनक कोशिकाओं के कोशिका विभाजन अथवा विखंडन युग्मक से उत्पन्न होते हैं। अनेक जलीय जीव पुष्पीय पादपों की स्थलीय प्रजातियों की संरचना जैसे कि ऊपरी भूस्थानी प्रकंदों आदि भूस्थानी कंदों एवं भूस्तारिका आदि में नई संतानों को पैदा करने की क्षमता होती है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन की विधि को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। लैंगिक जनन के अंतर्गत युग्मकों का निर्माण तथा युग्मन शामिल है। अलैंगिक जनन की तुलना में यह एक जटिल एवं धीमी प्रक्रिया है। अधिकांश उच्च श्रेणी के प्राणी पूर्णतः लैंगिक विधि द्वारा जनन करते हैं। लैंगिक जनन की घटना को निषेचन, पूर्व निषेचन तथा निषेचन के बाद की घटना में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत युग्मक जनन तथा युग्मक स्थानांतरण, जबकि निषेचन पश्चिम में युग्मक का निर्माण तथा भ्रूणभवद का ही शामिल है इसमें। उसके बाद देखें जीव द्विलिंग अथवा एक लिंगी हो सकते हैं। पादपों में लैंगिक विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है, विशेषकर पुष्पीय पादपों में, क्योंकि यह विविध प्रकार के पुष्प का उत्पन्न करते हैं। पादपों में उभय लिंगाश्री तथा एक लिंगाश्री में परिभाषित किया गया है। और हालांकि पुष्प द्विलिंगी एवं एक लिंगी हो सकते हैं। युग्मक प्राकृतिक रूप से सदैव अगुणित होते हैं और प्रायः अगुणित जीवों को छोड़कर जहाँ युग्मकों का निर्माण समसूत्र अन्य द्वारा होता है, यह समसूत्री विभाजन के प्रत्यक्ष उत्पादन माने जाते हैं। लैंगिक जनन में नर युग्मक का स्थानांतरण वास्तव में एक अपरिहार्य घटना है। यह द्विलिंगी जीवों में अपेक्षाकृत सरल होती है। एक लिंगी प्राणियों में यह मैथुन द्वारा संपन्न होती है। पुष्पीय पादपों में एक विशेष प्रक्रिया जिसे हम परागण कहते हैं, पराग कणों का स्थानांतरण होता है। युग्मक संलयन यानी निषेचन नर तथा मादा युग्मकों के मध्य संपन्न होती है। युग्मक संलयन जीव भी काय के बाह्य अथवा अंदर कहीं भी हो सकते हैं। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप एक विशेष कोशिका जिसे युग्मनज कहते हैं उसका निर्माण होता है। उसके बाद युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया भ्रूणोद्भज कहलाती है। प्राणियों में इसके निर्माण के तुरंत बाद युग्मनज बनने लगता है। प्राणी अंडप्रजक या सजीव प्रजक दोनों हो सकते हैं। असजीव प्रजक दोनों के भ्रूणीय संरक्षण एवं भली प्रकार से देखभाल को अच्छा समझा जा सकता है। और पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित होता है तथा बीजांड परिपक्व होकर बीज बनता है। फल के भीतर परिपक्व बीज अगली पीढ़ी का संचारक भ्रूण होता है।